कहते हैं एक और एक मिलकर 11, जोड़ने पर भले ना हो लेकिन कहावत में हो जाते हैं। आईआईएम अहमदाबाद के 11 प्रोफेसर, आईआईएम समझते हैं, देश का सबसे बड़ा मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, जहां से पढ़ के लड़के लड़कियां देश विदेश में बड़ी बड़ी कंपनियां चलाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं। उसी आईआईएम के 11 प्रोफेसर, एक नेवी के रिटायर्ड अधिकारी जिसने तब भी देश सेवा की और रिटायरमेंट के बाद भी। ये कहानी उन लोगों की है जो इलेक्टोरल बॉन्ड के खुलासे के असली हीरो हैं। वो लोग जो सुप्रीम कोर्ट में सालों तक इसके लिए लड़े और आखिर में जीत कर ही दम लिया। कौन है वो लोग जिन्होंने समूची सरकार के पसीने छुड़ा दिए? कौन है वो लोग जो एसबीआई जैसी बड़ी बैंक के सामने जाकर खड़े हो गए? कौन है लोग जिनकी मेहनत की वजह से इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया गया और चंदा देने वालों का नाम सामने आ गया? आज कहानी इन्हीं लोगों की। चुनावी चंदे की पारदर्शिता के लिए लंबी लड़ाई चली, या कहेंगे कि अब भी चल रही है। लेकिन इससे पहले यह समझ लेते हैं कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। शुरुआत 2017 से हुई। साल 2017 संसद का बजट सत्र, तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली बजट पेश कर रहे थे। मोदी सरकार अपने इस बजट में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लेकर आई। स्कीम के जिक्र के साथ ही संसद में बवाल शुरू हो गया। सरकारी खजाने से जुड़ा ये बिल सांसदों के हल्ले के बीच लोकसभा से पास हो गया। सरकार इसे मनी बिल बनाकर पास करवाती है ताकि राज्यसभा में इसे पास करवाने की जरूरत ना पड़े। शोर शराबे के बीच बड़ी ही तेजी से बिल पास हो गया। अगले ही साल 2018 में इस कानून की अधिसूचना जारी हो गई और अब इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस से लेकर आम लोग, पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे सकते थे। ये रकम 1000 से लेकर 1 करोड़ रुपए तक हो सकती थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने का जिम्मा मिला। अब कोई भी एसबीआई से बॉन्ड खरीदकर अपनी पसंद की राजनीतिक पार्टी को डोनेट कर सकता था, वो भी बिना अपनी पहचान बताए। अच्छा, ये बात भी दिलचस्प है कि जिसके पास पैसा होगा वही तो डोनेट करेगा, पार्टियों को चंदा देगा। आम लोग बाजार से सब्जी, नून, तेल लाने में ही चुके जा रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड तो खाकी लाएंगे, वही लाएगा जिसके पास बहुत माल पड़ा हुआ है। कहने का मतलब ये था कि ये वाली व्यवस्था उन लोगों के लिए थी जिसके पास अच्छा खासा बंदोबस्त था। चंदा लेन देन का खेल कैसा है राजनीतिक पार्टियों का, और अभी से नहीं, इससे पहले से भी ये देश को अच्छे से पता है। इस बार फैसला हुआ कि एसबीआई 3-3 महीनों के गैप पर साल में 4 बार बॉन्ड इश्यू करेगा। हाँ, इसीलिए एक बड़ी शर्त थी कि जो बॉन्ड लेगा उसे 15 दिन में भजा लेना है, माने कैश करा लेगा, तभी जो है वो पैसा उसको मिलेगा, नहीं तो फिर पीएम रिलीफ फंड में चला जाएगा। एक और जरूरी बात, जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियां या लोग इस पर लगने वाले इनकम टैक्स का रिफंड भी ले सकते थे, यानी टैक्स पर छूट भी मिल रही थी। खेल ऐसा कि देने वाला और पाने वाला किसी को कोई खबर नहीं, दोनों की बल्ले बल्ले। मगर ज्यादा दिन तक ये खेल लोकतंत्र में भरोसा रखने वालों से देखा नहीं गया, क्योंकि आशंका जताई गई कि इसके जरिए बड़े कॉरपोरेट घराने या फिर कोई भी कॉरपोरेट कंपनी अपने हितों के लिए पार्टी को चंदा देकर अपने हिसाब से फैसले करवा सकती है। इसकी आशंका बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने भी जताई थी कि क्या इस तरीके से फैसले तो प्रभावित नहीं हुए। दिसंबर 2020 को एक खबर आई। महाराष्ट्र के एक सोशल एक्टिविस्ट विहार ध्रुवे ने एक अपील की। कहा, एसबीआई को जवाबदेही और पारदर्शिता के लिए ये बताना चाहिए कि पार्टियों को चंदा देने के लिए बॉन्ड खरीद कौन रहा है। 21 दिसंबर 2020 को इस पर एक आदेश जारी हुआ। सूचना आयुक्त सुरेश चंद्रा ने कहा कि डोनर के निजता का अधिकार का उल्लंघन करना लोकहित में नहीं है। अपील खारिज कर दी भाई साहब ने। साथ ही ये भी साफ हो गया कि आरटीआई के जरिए पार्टियों को मिलने वाला चंदा नहीं पता लगाया जा सकता। चीजें यहां से और संदिग्ध होती चली गई, संदेह बढ़ता गया कि आखिर कौन लोग हैं जो चंदा दे रहे हैं। फिर इंडियन एक्सप्रेस की दामिनी नाथ की एक रिपोर्ट आई। बताया गया कि साल 2017 से 2020 के बीच एसबीआई ने 9,208 करोड़ 23 लाख रुपए का चुनावी बॉन्ड जारी किया। इसमें से बीजेपी को 5,271 करोड़ 97 लाख रुपए के बॉन्ड मिले, माने कुल पैसे का 57% अकेले बीजेपी को मिला। लिस्ट में दूसरा नाम कांग्रेस का है, उसे 952 करोड़ 29 लाख मिले, माने कुल पैसे का 10% से कुछ ज्यादा। लिस्ट में और भी नाम है, जैसे तृणमूल कांग्रेस को 767 करोड़ 88 लाख का बॉन्ड मिला, बीजू जनता दल को इस अवधि के दौरान 622 करोड़, डीएमके को 431 करोड़, राष्ट्रवादी कांग्रेस जो एनसीपी है, आम आदमी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू को मिली रकम 100 करोड़ से भी कम है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का फायदा सभी उठा रहे थे, राजनीतिक पार्टियां और बड़े उद्योगपति भी।
और जो बड़ी पार्टी है उसको ज्यादा चंदा मिल रहा था। इस मामले में फिर एंट्री हुई केंद्रीय चुनाव आयोग की। 27 मार्च 2019 को केंद्रीय चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया। आयोग ने अपने हलफनामे में कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की पारदर्शिता पर गंभीर असर पड़ेगा। राजनीतिक दल बगैर किसी जांच के विदेशी चंदा भी ले लेंगे और चंदा देने वाली विदेशी कंपनियां भारत की नीतियों को प्रभावित कर सकती हैं। इसके अलावा कौन इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रहा है ये पता नहीं चल रहा है। मतलब चुनाव आयोग को भी इलेक्टोरल बॉन्ड अब खटकने लग गया था। चुनाव आयोग के साथ अब दो गैर सरकारी संगठन भी सामने आए, कॉमन कॉज और एसोसिएट फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर। एडीआर का जिक्र बीते कई दिनों में बार बार हो रहा है। इन्हीं दोनों की ओर से 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। एडीआर की शुरुआत आईआईएम अहमदाबाद के कुछ प्रोफेसर्स ने की। ये वही प्रोफेसर है जिनका जिक्र हमने स्टोरी की शुरुआत में की, 11 आईआईएम प्रोफेसर। यही वो लोग हैं जो आगे लड़ाई लड़ते रहे। नाम है त्रिलोचन शास्त्री, जगदीप छोकर प्रोफेसर अहमदाबाद आईआईएम के, सुनील हांडा विजिटिंग प्रोफेसर आईआईएम अहमदाबाद, अजीत रानाडे प्रोफेसर आईसीआरईआर, ब्रिज कोठरी प्रोफेसर आईआईएम अहमदाबाद, देवनाथ तिरुपति प्रोफेसर आईआईएम अहमदाबाद, पंकज चंद्रा प्रोफेसर ये भी आईआईएम अहमदाबाद के, राजेश अग्रवाल, पीआर शुक्ला, प्रेम पंगोत्र, ये सब लोग अहमदाबाद आईआईएम के, सुदर्शन खन्ना, इस देश के सबसे शार्प माइंड जनहित से जुड़े मुद्दे को उठा रहे थे। फैसला जो आया वो आज हर कोई जानता है, मगर सवाल है कि एडीआर आखिर इसमें क्यों आया, इसकी क्यों जरूरत पड़ी, शुरुआत किस मकसद से हुई। इस पर हमने प्रोफेसर त्रिलोचन शास्त्री से सवाल किया, उनका जवाब सुनिए। 1998 में 1998 में मैं आईआईएम अहमदाबाद में प्रोफेसर था और काफी यंगर था, कम से कम 25 साल यंगर था। तो मेरे को बड़े बेचैनी हो रही थी कि हमारा देश गलत दिशा पे क्यों जा रहा है, क्योंकि बड़े बड़े स्कैम्स थे। बोफोर स्कैम था, फॉर्डर स्कैम था, तमिलनाडु में कोई स्कैम था। तो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे लोग, प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक, बड़े बड़े स्कैम में फंसे हुए थे। तो मैंने कहा कि यार इसके बारे में कुछ करना चाहिए, अब क्या करें। तो मैं सोचता रहा, फिर मैंने सुना कि भाई एक जनहित याचिका पीआईएल जैसे कुछ चीज होती है, अगर उसको हम डाल दें तो शायद कुछ हो जाएगा, तो पारदर्शिता हो जाएगी। फिर कैसे करें, तो मैंने कई लॉयर से बात की। तो शुरू में ऐसा कोई नया आइडिया आता ना, सब नकार देते हैं कि नहीं इससे कुछ नहीं होने। मगर मैं थोड़ा ढीठ था, तो फिर ये वो लॉयर, फिर दिल्ली में एक लॉयर मिले, उन्होंने भी बहुत घुमाया। फिर और एक लॉयर मिले, फिर उन्होंने मान लिया। मैं इनको नहीं जानता था, मगर हमको इतने में किसी ने वो दिया, एडवाइस दिया कि भाई आप अकेले में मत करिए, आप एक संस्था बना दीजिए। मैंने कहा क्यों? कहता है कि पीआईएल अगर आप डालेंगे तो अगर संस्था के थ्रू होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने कहा ठीक है, फिर कैसे बनाए? मैंने कहा मैं तो ऐसे कभी संस्था बनाई नहीं है अपनी लाइफ में, मैं तो प्रोफेसर हूँ। फिर मैंने सोचा कि अपने ही जो यार दोस्त हैं आईआईएम अहमदाबाद के, उनसे पूछ लेता हूँ। तो उनको ईमेल भेजा, वो मेरे कमरे में आए, जैसे इस कमरे में बैठा हूँ वैसे अहमदाबाद में कमरा था, वो आ गए। हम किसी ना किसी तरह 10 लोग घुस गए उसमें, और मैंने कहा कि भाई ऐसा काम करना है। कहते ठीक है। तो मैंने सोच समझ के लोगों को बुलाया था, क्योंकि वो थोड़ा पब्लिक कामों में थोड़ा रुचि जो रखते हैं। तो ऐसे ही शुरू हुआ जी। और हमने ये सोच के चालू किया कि इसमें जो हम सबसे पहले एक पीआईएल डालेंगे, और वो पीआईएल में हम ये मांगेंगे कि भाई जो भी उम्मीदवार चुनाव में लड़ता है उसके खिलाफ अगर कोई क्रिमिनल केस हो या उसके खिलाफ मतलब और किसी टाइप का मुकदमा चल रहा हो, वो बताए, और उसकी जायदाद और संपत्ति, और साथ साथ उसके अगर कोई कर्जे वर्जे हों और कहाँ तक वो शिक्षित है, ये सब आंकड़े पब्लिक को जानने के अधिकार है। ये तो रही शुरुआत की कहानी। एडीआर के हिस्से पहली कामयाबी आई 2003 में। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दायर की थी। उनकी मांग थी कि चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी अपना फाइनेंशियल, क्रिमिनल और एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में जानकारी दें। 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस मांग पर मुहर लगा दी। इसके बाद वो लगातार जनहित के मुद्दे उठाते रहे, मगर अब इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के जरिए मिली जीत के बाद एडीआर का नाम थोड़ा ज्यादा चर्चा में है। इलेक्टोरल बॉन्ड की लड़ाई आसान नहीं थी। कैसे लड़ी गई, इसकी कहानी भी दिलचस्प है, सुनना चाहिए।
तो हमने 2006 में जाके पहले एक आरटीआई डाला कि भाई अपने आंकड़े बताओ। उन्होंने मना किया। वो अपील वपील में जाके सीआईसी ने बोला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि भाई ये बताओ कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी के कितने पैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं, जो भी बैलेंस शीट, एनुअल रिपोर्ट, वो सब बताइए। तो वो हमने लेना शुरू किया, हम प्रेस रिपोर्ट देने लगे। फिर उसका जब हमें एनालिसिस किया तो हमने देखा कि भाई इतने सारे पैसे कहाँ से आ रहे हैं। हम फिर से गए आरटीआई में कि भाई बताओ कहाँ से आ रहे हैं। वो भी उन्होंने मना किया। फिर सीआईसी ने बोला, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने, कि हाँ भाई आपको बताना होगा, नाउ यू आर पब्लिक अथॉरिटी। उनको पब्लिक अथॉरिटी का एक दर्जा दे दिया। तो पब्लिक अथॉरिटी के दर्जे का मतलब होता है कि आरटीआई कानून के तहत आपको सारी जानकारी देनी पड़ेगी। तो जब ये जजमेंट आया तो पॉलिटिकल पार्टीज ने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे। फिर हम फिर से सीआईसी के पास गए। सीआईसी ने कहा कि हम इसको मानते हैं कि ये सही है, मगर हम कुछ नहीं कर सकते। फिर हम सुप्रीम कोर्ट में गए। तो जब तक हम सुप्रीम कोर्ट में गए तो उन्होंने फिर ये साजिश शुरू कर दी कि भाई इससे तो बचना है। तो उन्होंने पहले एक एफसीआरए एक्ट को बदला कि जो फॉरेन फंडिंग आती है वो अगर इंडिया में उनका कोई भी कोने में कोई दफ्तर हो तो वो फॉरेन फंडिंग नहीं होगी, इत्यादि ये सब उन्होंने किया। और साथ साथ उन्होंने ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स का वो शुरू कर दिया, क्योंकि अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक बार आ गए तो जो पुरानी वो चीजें वो रद्द हो गई। इलेक्टोरल बॉन्ड केस जो चला उसकी सुनवाई के दौरान 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश दिया। कहा कि राजनीतिक दल बॉन्ड्स की जानकारी चुनाव आयोग को दें। एडीआर ने एक बार कोर्ट का दरवाजा फिर खटखटाया। कहा कि बॉन्ड खरीदने वालों के बारे में पता करने का कोई तरीका नहीं है। साथ में यह भी कहा जा रहा है जब तक मामला कोर्ट में है तब तक ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है इस पर रोक लगा दी जाए, उसी समय कहा गया, लेकिन उस समय याचिका रद्द हो गई। कोरोना के दौरान सुनवाई नहीं हुई। 31 अक्टूबर 2023 से सुनवाई फिर शुरू हुई। याचिकाकर्ताओं ने सरकार के फैसले को, एसबीआई के फैसले को लगातार घेरना शुरू किया। प्रशांत भूषण सरीखे बड़े वकील इनकी तरफ से केस लड़ रहे थे। सरकार की ओर से मोर्चा संभाला सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने। 2 नवंबर 2023 को केस की आखिरी बहस हुई। कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया। यहां से एक सवाल यह भी किसी को खटक सकता है कि एडीआर के पास वकीलों को देने के लिए पैसा कहां से आया। इस सवाल पर हमने प्रोफेसर त्रिलोचन शास्त्री से पूछा। भाई उनके फीस इतने तगड़े होते हैं, हम तो दे ही नहीं सकते, फ्री में करते हैं। एडीआर की टीम के अलावा इन सब के बीच एक नाम लोकेश बत्रा का भी आता है। 76 साल के बत्रा नौसेना में बड़े अधिकारी रहे। 36 साल के अपने करियर में बत्रा कई अहम जिम्मेदारी निभाते रहे। रिटायरमेंट के बाद वो आरटीआई एक्टिविस्ट बन गए और लगातार काम करते रहे। 2007 के निठारी कांड में जो जांच हुई, उस दौरान जो गड़बड़ियां हुई, उस पर भी बत्रा जी ने ही कई सारे चीज़ें उजागर की थी। इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर लोकेश बत्रा काफ़ी टाइम से मजबूती से लगे रहे। आखिरकार 15 फरवरी 2024 की तारीख इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर याचिकाकर्ताओं की जीत हुई। लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने वालों की जीत हुई। एसबीआई सुप्रीम कोर्ट में केस हार गया। सीजीआई चंद्रचूड़ के साथ 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दे दिया। इसके बाद जो हुआ, रेस्ट इज हिस्ट्री। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी रजत ने। जो नाम खुले, जो नाम जिन्होंने चंदा दिया, जिन कंपनियों का नाम है, वो भी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड हो गया है। उसकी डिटेल, उसकी जानकारी जल्द ही हम आप तक लेकर आने वाले हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।